वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुछ खबरें लेके मैं आपके सामने कल भी आना चाहता था, उसके एक दिन पहले भी आना चाहता था, बट इतनी खबरें थी नहीं कि इट वुड हैव जस्टिफाइड माई टाइम। बट अभी 5-6 खबरें इकट्ठी हो गई हैं, तो उनके साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। हम बात करेंगे PFL के इवेंट की, हम बात करेंगे उस्मान की, हम बात करेंगे पॉल ह्यूज की, हम बात करेंगे कॉनर मैकग्रेगर की, जेरेमी स्टीवंस की, इस्लाम माखाचेव की, टेरेंस क्रॉफर्ड की और कनेलो अल्वारेज की। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं उस्मान नरगोमेडोव वर्सेस पॉल ह्यूज की फ़ाइट की। मेरा मानना है कि ये फाइट जो है अभी तक इस पूरे कार्ड की अगर बात की जाए तो ये PFL के सबसे बेहतरीन कार्ड में से एक माना जा सकता है, और उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक फाइट को जाता है, और वो थी मेन इवेंट पॉल ह्यूज वर्सेस उस्मान नरगोमेडोव। अगर आपने ये फाइट नहीं देखी है तो कोई ना कोई तरीका ढूंढिए ये फाइट देखने का, क्योंकि इट वाज अ ग्रेट फाइट। अभी जनवरी चल रहा है, बट अगले साल जनवरी में जब हम 2025 की बेस्ट फाइट्स की बात करेंगे तो आपको इस फाइट की बात ज़रूर करनी पड़ेगी, और वो फाइट है उस्मान नरगोमेडोव वर्सेस पॉल ह्यूज की। ये फाइट बहुत ही क्लोज फाइट थी। कुछ स्कोर कुछ इस तरह था, 47-47। एक जज के अनुसार ये ड्रॉ था, बाकी दो जजेस ने 49-46 दिया, बट वो इस वजह से था क्योंकि पॉल ह्यूज का एक पॉइंट डिडक्ट किया गया था लो ब्लो की वजह से। तो स्कोर उनका अगर ये पॉइंट डिडक्ट नहीं किया जाता तो 49-46 नहीं 48-46 होता, माफ़ कीजिएगा 48-47 होता। यानी कि पूरी की पूरी फाइट में सिर्फ और सिर्फ एक राउंड का फ़र्क था उस्मान और पॉल ह्यूज में, और एक जज के हिसाब से तो वो फ़र्क भी नहीं था। अगर आपको लगता है कि मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि फ़ाइट बहुत क्लोज थी, पर फिर भी मेरा मानना है कि उस्मान के पास बहुत छोटी सी ही सही बट एक एज थी, जिसकी वजह से इस डिसीजन को मैं रॉबरी तो नहीं कहूँगा, बट फाइट तो बहुत क्लोज थी दोस्त। अगर कुछ स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया होते ना उस्मान नरगोमेडोव ने, तो ये हबीब की टीम का दूसरा लॉस हो जाता एक वीक के अंदर। देखिए, इस फाइट से हमें दो चीज़ें जो पता चलती हैं। पहली चीज़ जो है वो हमें उस्मान नरगोमेडोव के बारे में पता चलती है कि उस्मान जो है बहुत स्मार्ट है। मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ कि उस्मान जो है बहुत एक्साइटिंग फाइटर है। इसी वजह से मुझे हमेशा ये बात का डर लगा रहता था कि उस्मान जो है एक्साइटमेंट के चक्कर में स्मार्टनेस को छोड़ देगा, बट ऐसा नहीं है। उस्मान का फाइट IQ काफ़ी अच्छा है, और अगर दोस्त उस्मान का फाइट IQ में जरा सी भी गड़बड़ होती ना तो ये फाइट उस्मान हार जाता। वहीं दूसरी तरफ पॉल ह्यूज के बारे में क्या कहना है दोस्त? पॉल ह्यूज जो है ना बाजीगर की पोजीशन में है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, वैसे ही पॉल ह्यूज है। पॉल ह्यूज हारा भी है ना तो उसकी इज्जत बड़ी है। कुछ लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर UFC में होते हैं, तो ये नॉनसेंस है। तो पॉल ह्यूज जब अपना लास्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा था तो उसके पास ऑफर था UFC ज्वाइन करने का और PFL ज्वाइन करने का, पर PFL जो पैसा दे रही थी वो UFC के पैसे से ज़्यादा था, इसलिए पॉल ह्यूज ने PFL ज्वाइन किया। पॉल ह्यूज उन चूतियों की तरह नहीं है जो केवल नाम के चक्कर में UFC में चले जाते हैं। पॉल ह्यूज को पता है कि अगर वो टैलेंटेड है तो वो कहीं भी जाएगा तो चैंपियन बनेगा, और चैंपियन बनेगा तो UFC विल कम कॉलिंग टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। अगर UFC थोड़े पैसे बढ़ा देती तो ये फाइटर ये भी UFC में होता। दोस्त, इस बात से ये भी पता चलता है कि AJ मकी भी एक्चुअली बहुत अच्छा फाइटर है। ऐसे ही नहीं हारा था AJ मकी पॉल ह्यूज से। पॉल ह्यूज में दम है। देखिए, इसके बाद 2-4 सिनारियो बनते हैं फाइट के, पर ये जो है ना फाइट का जो सारे सिनारियो हैं ये दे ऑल एंड अप विद द रीमैच। सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि पॉल ह्यूज जो है शिवली से फाइट करे, दूसरी तरफ उस्मान जो है मैकी से फाइट करे, और इन दोनों फाइट के विनर आपस में फाइट करे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पॉल ह्यूज और उस्मान ही होने वाले। या फिर इस सब झंझट को छोड़ के इमीडिएट रीमैच करे। अगर PFL स्मार्ट होगी ना तो वो इमीडिएट रीमैच करेगी, क्योंकि ये जो मोमेंटम बना हुआ है ना दोस्त, इन दोनों की फाइट देखने के लिए सबका सब आता रहा। अरे हाँ, मुझे ये भी पता है कि यूरो स्पोर्ट का जो ब्रॉडकास्ट था वो बहुत ही टुच्चा था। ऐसा लग रहा था कि 2006 में हम YouTube के वीडियो देख रहे हैं, बट व्हाट कैन आई से, इट इज़ व्हाट इट इज़। इसी फाइट के को-मेन इवेंट में थी वदीम नेमकॉव की फाइट। वदीम नेमकॉव ने बहुत आसानी से फाइट जीती और फ्रांसिस नगानू को चैलेंज किया, एंड आई वुड लाइक टू सी दैट फाइट। टू बी ऑनेस्ट, कुछ दिनों पहले तक मेरा मानना था कि वदीम नेमकॉव जो है ना, थोड़ा सब्र रखना है ना, मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत अजीब सा लगने वाला है तुमको। मेरा मानना था कि वदीम नेमकॉव जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट हैवीवेट है, पर जहाँ तक हैवीवेट की बात है तो हैवीवेट में भी वदीम नेमकॉव दुनिया के टॉप 5 हैवीवेट में तो एक है। वदीम नेमकॉव के पास हर चीज़ फ्रांसिस नगानू से बेहतर है, फ्रांसिस नगानू के अल्टीमेट पावर को छोड़ के। पर कभी कभी फाइट में सिर्फ पावर चाहिए होता है।
सो आई वुड लाइक टू सी दैट फाइट। और मेरे ख्याल से फ्रांसिस नगानू अभी जो नेक्स्ट फाइट है वो बॉक्सिंग में करेगा और फिर इसके बाद वाली लास्ट फाइट अपनी एमएमए में करेगा PFL में। फिर देखते हैं कि दोनों की किस्मत तो दोनों को कहाँ ले जाती है। टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि हैवी वेट डिवीज़न जो है ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों की चारों बड़ी कंपनियों में हैवी वेट डिवीज़न खाली है। यहाँ पे हैवी वेट डिवीज़न ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे 2 फाइट भी किसी फाइटर ने लगातार जीत ली ना तो वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाता है। खैर हम PFL को यहीं छोड़ते हैं और कॉनर मैकग्रेगर की तरफ चलते हैं। कॉनर मैकग्रेगर ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अब उसकी और लोगन पॉल की या फिर उसकी और जेक पॉल की फाइट इंडिया में नहीं होने वाली है। कॉनर मैकग्रेगर ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि इसके पीछे का कारण जो है वो UFC है, क्योंकि UFC इस फाइट के लिए तैयार नहीं थी। मैं आपको इसके एक कदम आगे जाके स्पेकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, ये छोटी सी एक खबर है जो वैसे इतनी अंदर की खबर भी नहीं है, जो लोग थोड़े से इन्फॉर्म्ड है उनको पता है। वो ये है कि अंबानी जब बात कर रहे थे कॉनर मैकग्रेगर से, तो कॉनर मैकग्रेगर के मैनेजमेंट और अंबानी के बीच में जो बातें हुई थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, दोनों ही साइड तैयार थे। फिर जब जेक पॉल और लोगन पॉल के प्रमोशन से बात की गई, जो कि दोनों फाइटर्स का प्रमोशन एक ही है, तो उन दोनों के बीच में भी बात काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल थी। इवन जब अंबानीज की टीम और UFC से बात हुई तो भी काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल बात थी। बट अंबानी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अंबानी एंड कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जेक पॉल को पैसे देने में या लोगन पॉल को पैसे देने में या फिर कॉनर मैकग्रेगर को पैसे देने में। बट ना तो वो UFC को पैसे देना चाहते थे, ना ही UFC को लोगो वहाँ पे चाहते थे। बात भी सिंपल सी है, जब वो 100% पैसा खर्च कर रहे हैं तो किसी और प्रमोशन के लोगों के वहाँ होने की बात ही नहीं बनती। एनीवेज ये बात फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, अगर फिर से वापस उठती है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। देखिए बॉक्सिंग की दुनिया में ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है कि टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट होगी कैनेलो अल्वारेज से, और ये बात जो है धीरे धीरे कन्फर्म भी होती जा रही है। हाल ही के दिनों में टेरेंस क्रॉफर्ड की टीम ने कन्फर्म किया कि हाँ भाई उनकी बात चल रही है कैनेलो अल्वारेज की टीम से, और अगर इन दोनों फाइटर्स के बीच में फाइट होगी तो वो इस साल के सितंबर के महीने में होगी। पर पहले इससे जुड़ी एक और खबर बता देता हूँ, फिर इस फाइट के बारे में अपना ओपिनियन आपको बताता हूँ मैं। देखिए एक और खबर इससे जुड़ी हुई वो ये है कि एक्चुअली कभी जब छोटा फाइटर, छोटे साइज वाला फाइटर बड़े साइज वाले फाइटर से फाइट कर रहा होता ना, तो वो पुश करता है रिहाइड्रेशन क्लॉज के लिए कि फाइटर जो है वो वेट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिहाइड्रेट होकर मैसिव नहीं बन जाएगा, राइट, एक लिमिट होगी। पर इस फाइट में टेरेंस क्रॉफर्ड की टीम का ये कहना है कि वो पुश नहीं कर रहे हैं रिहाइड्रेशन क्लॉज के लिए। वो जो ये बोल रहे हैं ये प्योर झूठ है, क्योंकि मेरा मानना है कि कैनेलो अल्वारेज की टीम ने ये साफ कर दिया होगा कि अगर कोई रिहाइड्रेशन क्लॉज होगा तो वो फाइट नहीं कर रहे जाओ, और इसी वजह से टेरेंस क्रॉफर्ड एंड कंपनी रिहाइड्रेशन क्लॉज के लिए पुश नहीं कर रही है। ठीक है, ये फाइट से जुड़ी खबर होगी। अब मेरा ओपिनियन बताऊं, जब इस फाइट के बारे में बात कर रहे थे ना लोग 1.5 साल पहले से, तो मेरा ओपिनियन था यार कि टेरेंस क्रॉफर्ड काफ़ी छोटा है, कैनेलो अल्वारेज काफ़ी बड़ा है, तो आई डोंट वांट टू सी टेरेंस क्रॉफर्ड लूज। बट फिर 6 महीने पहले मेरा मूड ऐसा हो गया कि भाई ऐसा नहीं यार, थोड़ा टेरेंस क्रॉफर्ड है। आप पर्सनली टेरेंस क्रॉफर्ड इज वो वे बेटर फाइटर देन कैनेलो अल्वारेज। कैनेलो अल्वारेज बड़ा स्टार है और मेरी नज़र में हमेशा ओवररेटेड रहा है। अगर कैनेलो अल्वारेज ओवररेटेड नहीं होता ना तो अभी वो जेसफ बेनाविडेस से फाइट कर रहा होता। तो 6 महीने पहले मेरे को ऐसा लगने लगा कि भाई टक्कर देगा टेरेंस क्रॉफर्ड, भले ही साइज कम है तो भी। बट टू बी ऑनेस्ट आज अगर आप मुझसे पूछे ना तो मेरे को लगता है कि एक्चुअली टेरेंस क्रॉफर्ड के जीतने के चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मुझे पता है कि 99% लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, बट टेरेंस इज वंस इन अ लाइफ टाइम टैलेंट यार। तो जब ये फाइट होगी तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। वैसे मैंने अपना बायस तो आपको आज बता ही दिया है। इससे पहले कि हम अगली खबर की तरफ चलें यार, डिस्क्रिप्शन में ना सबसे ऊपर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। क्या होता है कि हर चीज़ को मैं ना यूट्यूब के चैनल में आके शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करें। ठीक, फिलहाल हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इस्लाम माखाचेव को लेकर है। इस्लाम माखाचेव ने हाल ही के इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो उसने ये कहा है कि वो 170 पाउंड स्किप करके 185 पाउंड में जाके फाइट जीत सकता है। टू बी ऑनेस्ट आई रियली डाउट इट, बट 170 में क्या वो जीत सकता है? मुझे लगता है कि वो जीत सकता है। क्या 170 में चैंपियन बन सकता है? थोड़ा टफ होगा बट चैंपियन तो बन सकता है, मुझे लगता है ऐसा। इसके अलावा उससे पूछा गया कि वो चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरूकियान दोनों में से किससे फाइट करना चाहेगा नेक्स्ट। तो उसका कहना था कि मैं चार्ल्स ओलिवेरा से भी पहले फाइट कर चुका हूँ, मैं अरमान सरूकियान से भी पहले फाइट कर चुका हूँ, और मैं डस्टिन पोरिये से भी फाइट कर चुका हूँ। इस समय के एक इकलौते स्टार जिससे मैंने फाइट नहीं की है उसका नाम है जस्टिन गेची। तो मैं जस्टिन गेची से फाइट करना चाहूँगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट फाइट इज़ गोइंग टू हैपन। बट अगर वो फाइट कभी होती भी है तो
मुझे नहीं लगता कि जस्टिन गेची किसी भी टाइप का मैच है इस्लाम माखाचेव के लिए। अब आखिरी खबर आ गई। आखिरी खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है और बीकेएफसी को लेकर है। आपको पता है कि बीकेएफसी के पहले जब कॉनर मैकग्रेगर की सारी खबरें आ रही थी सेक्सुअल असॉल्ट वाली, तो सारे के सारे लोग उसका पीछे छोड़ गए थे, पर बीकेएफसी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, उसका साथ नहीं छोड़ा था। तो कॉनर मैकग्रेगर भी वफादारी निभा रहा है बीकेएफसी से, और बीकेएफसी के लगभग हर इवेंट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा है। तो इस बार बीकेएफसी के मेन इवेंट में जेरेमी स्टीवंस ने एडी ऑलवेज को हरा दिया यार, क्या बताऊं मैं। एनीवेज, हराने के बाद उसने चैलेंज किया कॉनर मैकग्रेगर को। कॉनर मैकग्रेगर ने बोला कि भाई मैं जो है नकल मेनिया 5 में फाइट करूंगा इससे, और 3 टाइम फोड़ूंगा इसको मैं। दोस्त, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, पर जब यूएफसी आपको जेक पॉल या लोगन पॉल से फाइट नहीं करने दे रही है, तो जेरेमी स्टीवंस से किसी और राइवल प्रमोशन में बिल्कुल फाइट नहीं करने देगी। तो आपका काम है कि जाओ यूएफसी से बोलो कि मेरे को फाइट दे दे। यूएफसी बोलेगी हम तुमको टफ फाइट देंगे, या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो। तो आपको बोलना है कि भाई टफ फाइट दे दो और मैं दोनों फाइट हार के निकल जाऊंगा। और यही कॉनर के यूएफसी से पीछा छुड़ाने का एक लौता तरीका है। खैर, ये सारी बातें मुझे पता है, तो कॉनर मैकग्रेगर को भी पता है, बीकेएफसी के प्रेसिडेंट को भी पता है। बट इस टाइप की बातें करने से क्या होता है कि चर्चा चलते रहती है, कन्वर्सेशन चलते रहता है और बात गर्म रहती है। खैर, आपको अपनी बातें गर्म करने की जरूरत नहीं है, उनको ठंडा ही रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।